हेलो दोस्तों, आप सभी का आकांक्षा क्लासेस परिवार में स्वागत है। बीपीएससी स्पेशल में आपको आकांक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जनरल पेपर जो 40 नंबर में पूछा जाना, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें से 8 नंबर की पूछी जाएगी। इसमें सामान्य इतिहास के प्रश्न जो बनते हैं, और यदि हम बात करें 1 to 5 में, उसमें तो हिस्ट्री का काफ़ी पोर्शन है, और 6 to 8 और टीजीटी लेवल और पीजीटी लेवल में ये प्रश्नों को पूछा जाता है। और इसमें जो इतिहास के अन्य लेक्चर हैं वो आकांक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आज हम आप लेकर के आए क्या कि 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक की राजनैतिक सामाजिक स्थिति, आज इस टॉपिक पर विस्तृत चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आए। और ये प्रश्न पीवाईक्यू प्रश्न जो पूछे गए और नए प्रश्नों की भी श्रृंखला है। तो आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। क्या दिया गया है? सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया? यहाँ पे बताया गया क्या कि विक्रमशिला, क्या बताया गया भैया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया? क्या गोपाल, क्या धर्मपाल, क्या देवपाल, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो जो विक्रमशिला भैया, कौन सा विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, ये किसने? धर्मपाल। क्या हो जाएगा उचित आंसर भैया? धर्मपाल। इनके द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा स्थापित किया गया? धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया। और इस प्रश्न की जो विस्तृत व्याख्या है वो क्या है भैया? कह रहा क्या कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित था। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल शासक धर्मपाल द्वारा, किसके द्वारा भैया? धर्मपाल द्वारा की गई थी। यहाँ के आचार्यों में दीपंकर, कौन? दीपंकर श्री ज्ञान का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है, जो इस विश्वविद्यालय के क्या थे भैया? कुलपति थे। क्या थे? कुलपति थे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान कहाँ है? बिहार के, कहाँ भैया? बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित था। और इसकी स्थापना कब? 8वीं शताब्दी में पाल शासक किसने भैया? धर्मपाल द्वारा की गई थी। और यहाँ के आचार्यों में दीपंकर, कौन? दीपंकर श्री ज्ञान का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय। क्यों? क्योंकि वहां के क्या थे? कुलपति थे भैया। इस प्रकार से आइए अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में क्या बताया गया? इसमें कह रहा क्या? इसमें कह रहा कि तंजौर स्थित, क्या कह रहा भैया? तंजौर स्थित राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कहां स्थित भैया? तंजौर स्थित कौन? राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? यानी तो क्या दिया गया है? ललितादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, राजराव प्रथम और राजेंद्र। तो क्या हो जाएगा भैया? राजराव प्रथम। किसने करवाया था? राजराव प्रथम। कब करवाया था भैया? 985 ईस्वी से और 1014 ईस्वी के मध्य। कौन? राजराव प्रथम। क्या? तंजौर स्थित राज राजेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर भैया? राज राजेश्वर मंदिर। कहां? तंजौर स्थित। इसका निर्माण किसने कराया? राजराव प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था भैया? राजराव प्रथम ने करवाया था। आइए इस प्रश्न की व्याख्या यहाँ में क्या दी गई है? व्याख्या जो प्रश्न की दी वो बहुत अच्छी। एक प्रश्न से काफी प्रश्नों की जानकारी यहां से मिल जा रही। क्या दिया गया है कि तमिलनाडु के तंजौर में स्थित, तंजौर कहां भैया? तमिलनाडु। तमिलनाडु के तंजौर में स्थित राज राजेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजा राज प्रथम, कौन? राज प्रथम 985 से 1014 द्वारा 11वीं शताब्दी में कराया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है भैया? भगवान शिव को समर्पित है। इसे दक्षिण मेरू के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? दक्षिण मेरू के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का अपनी तरह का यानी पहला और एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट से बना हुआ है। किससे बना हुआ भैया? ग्रेनाइट से। तो तमिलनाडु के कहां? तंजौर में स्थित कौन सा मंदिर? राज राजेश्वर मंदिर है, जो किसने निर्माण करवाया? चोल शासक ने। कौन? राज प्रथम। कौन भैया? राज प्रथम ने। किस शताब्दी में? तो भैया 11वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 11वीं शताब्दी में करवाया था। और यह मंदिर किसको? भगवान शिव को समर्पित है। इसे दक्षिण मेरू के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का अपनी इस तरीके का यानी पहला और एकमात्र मंदिर है जो किससे निर्मित है? ग्रेनाइट से निर्मित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न स्लाइड पर यह है,
खजुराहो के, क्या कह रहा भैया, कि खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था? क्या प्रतिहारों ने, क्या चंदेलों ने, क्या पुष्यभूतियों ने, या फिर तोमरों ने? तो खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था भैया? चंदेलों ने करवाया था। किसने करवाया था? चंदेलों ने करवाया था। किसका? खजुराहो का विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चंदेलों ने करवाया था। आइए इस प्रश्न की विस्तृत व्याख्या पर चलते हैं। क्या दिया गया है इस प्रश्न की व्याख्या में? बताया गया कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया भैया? चंदेल राजाओं ने। कौन भैया? चंदेल राजाओं द्वारा 950 ईस्वी से और 1050 ईस्वी के मध्य यानी कराया गया था। ये मंदिर वास्तुकला के नागर शैली, कौन भैया? नागर शैली के अद्भुत उदाहरण है और इसमें संपूर्ण मंदिर का निर्माण विशाल चबूतरे पर किया गया। और हाँ भैया, क्या दिया गया है कि खजुराहो के मंदिरों का जो था, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था भैया? चंदेल राजाओं ने करवाया था। कब? 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य कराया गया था। ये मंदिर क्या? वास्तुकला के यानी नागर शैली के, कौन सी शैली? नागर शैली के अद्भुत उदाहरण है और जिसमें संपूर्ण मंदिर का निर्माण यानी विशाल चबूतरे पर किया गया। और यहाँ के मंदिरों की जो नक्काशी हिंदू जीवन शैली, कौन? हिंदू जीवन शैली के 4 पुरुषार्थों, उस दिन प्रश्न में हमने बताया था 4 पुरुषार्थ कौन थे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो 4 पुरुषार्थों कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को दर्शाती है। और ये मंदिर अपनी कामुक भाव से युक्त मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार खजुराहो के निर्माण यानी मंदिरों का निर्माण किसने कराया था भैया? चंदेल राजाओं ने करवाया था। किसने करवाया था? चंदेल राजाओं ने करवाया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? इसमें कह रहा है प्रश्न में कि वत्सराज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? क्या पाल था, क्या राष्ट्रकूट था, क्या वाकाट का था, या गुर्जर प्रतिहार का था? तो जो प्रश्न आपका दिया गया, प्रश्न में कह रहा है कि वत्सराज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? भैया गुर्जर प्रतिहार का था। कहां का था? गुर्जर प्रतिहार का। आइए इस प्रश्न की व्याख्या पर चलते हैं। क्या दिया गया है इस प्रश्न की व्याख्या में? बताया गया क्या? कह रहा कि वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था और इसका शासन काल कितना? 775 से 800 ईस्वी तक था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन? नागभट्ट प्रथम था। कौन था भैया? नागभट्ट प्रथम था, जो 730 से लेकर 756 ईस्वी के बीच में इनका शासन काल रहा था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बीपीएससी स्पेशल ये पीवाईक्यू क्वेश्चन जो टीआरई फर्स्ट 2 और 3 की बात करें, जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें से ये सम्मिलित प्रश्न है और नए प्रश्न भी बनाए गए जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिनको परीक्षा में आने की संपूर्ण संभावना है। आइए उन प्रश्नों के साथ क्या दिया गया है कि संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ कौन? रामचरित। कौन भैया? रामचरित की विषय वस्तु का संबंध है क्या पाल वंशी रामपाल से, क्या चालुक्य वंशी विक्रमादित्य से, विक्रमादित्य से? अगला क्या दिया गया? गुर्जर प्रतिहार वंश के रामचंद्र से, या परमार वंश के भोज से? तो प्रश्न में कह रहा क्या कि संध्याकार नंदी के, कौन? संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध इनका ग्रंथ था कौन? रामचरित्र। इनकी विषय वस्तु का संबंध किससे भैया? पालवंशी रामपाल से। किससे है? पालवंशी रामपाल से इनका संबंध है। और इस प्रश्न की व्याख्या पर चलते हैं। व्याख्या में क्या दिया गया है? आइए इस प्रश्न की व्याख्या में क्या बता दिया? इसमें कह रहा है कि संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध पालवंशी रामपाल से। किससे भैया? पालवंशी रामपाल से। यही ऑप्शन में हमको मिल रहा था क्या? पालवंशी रामपाल से था। संध्याकार नंदी पाल राजाओं द्वारा आश्रय प्राप्त एक विद्वान थे। इन्होंने अपने ग्रंथ किसमें? रामपाल चरित या फिर रामचरित में राजा रामपाल की उपलब्धियों का वर्णन किया है। और इस ग्रंथ में पाल शासकों को क्या? समुद्रदेव, क्या कहा गया भैया? समुद्रदेव की संतान, क्या कहा गया? समुद्रदेव की संतान कहा गया। और इस ग्रंथ में बौद्ध साहित्य की उन्नति और तिब्बत से भारत आए विद्वानों का वर्णन भी मिलता है। और विक्रमशिला शिक्षा के केंद्र का संस्थापक कौन था भैया? पाल शासक धर्मपाल। ये प्रश्न यहां से बन रहा क्या कि विक्रमशिला शिक्षा के केंद्र का संस्थापक कौन? पाल शासक कौन भैया? धर्मपाल था। और ओदनपुरी शिक्षा केंद्र पाल शासकों के अधीन बिहार राज्य में, ये देखो एक प्रश्न यहां बन रहा क्या? ओदनपुरी शिक्षा केंद्र जो पाल शासक वो किसके अधीन था, यानी कहां था? ये बिहार राज्य में स्थित था। कहां था भैया? बिहार राज्य में स्थित था।
आइए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगले प्रश्न में ये बताया गया, ये देखो प्रश्न निकल के आ गया, वहीं से आ गया प्रश्न क्या कि ओदंतपुर, क्या दिया गया, ओदंतपुर शिक्षा के केंद्र निम्न में से किस राज्य में थे अवस्थित था। अभी उस प्रश्न की व्याख्या में हमने क्या पढ़ा भैया, बिहार में था। कहां था भैया, बिहार में था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्या दिया गया, काफी कम समय में आपको अधिक प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पे कराई जा रही आकांक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। बाकी समय आपका बर्बाद नहीं किया जा रहा है, कम समय में बहुत प्रश्नों की श्रृंखला आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि विक्रमशिला शिक्षा के केंद्र के संस्थापक का नाम था। इस प्रश्न को भी अभी उस प्रश्न की व्याख्या में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या देवपाल, क्या नैनपाल, या धर्मपाल, या नरेंद्रपाल। तो कौन थे भैया, धर्मपाल। कौन थे, धर्मपाल। अभी देखिए उस प्रश्न की व्याख्या में हम लोगों ने पढ़ा था, किस प्रश्न की व्याख्या में पढ़ा था, आइए आपको दिखाते हैं यहाँ क्या, ये देखो दिया गया क्या, धर्मपाल। क्या कह रहा, क्या कि विक्रमशिला केंद्र यानी संस्थापक कौन था, धर्मपाल था भैया। कौन था भैया, धर्मपाल था। आइए क्या दिया गया भैया, प्रश्न कह रहा क्या कि विक्रमशिला यानी शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे भैया, धर्मपाल थे। कौन थे, धर्मपाल थे। कौन, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे, धर्मपाल थे। आइए अगला प्रश्न क्या दिया गया, अगले प्रश्न में दिया गया क्या कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। कौन भैया, बताया जा रहा कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, क्या विजयालय, क्या आदित्य प्रथम, करिकाल, राज राजा प्रथम। कौन थे भैया, हो जाएंगे क्या, चोल वंश। चोल वंश का संस्थापक कौन था भैया, तो विजयालय था। कौन था, विजयालय था। कौन, चोल वंश का शासक। आइए इस प्रश्न की व्याख्या पर चलते हैं। प्रश्न की व्याख्या में क्या दिया गया है, प्रश्न की व्याख्या में बता दिया क्या भैया, इसमें बताया है, कह रहा है क्या कि चोल वंश का संस्थापक विजयालय। कौन भैया, विजयालय, जो कि 850 यहाँ पे 71 ये दिया गया, 800 होना चाहिए 71 ईस्वी यानी था, जिसकी राजधानी यानी तंजावुर यानी जिसे हम लोग तंजौर कहते हैं। और 9वीं शताब्दी में चोल यानी पल्लवों के सामंत थे। और विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। यह प्रश्न बढ़िया है क्या कि जो विजयालय ने किसके, नरकेसरी की उपाधि धारण की। और निशुम्भसुर मर्दिनी देवी, कौन, निशुम्भसुर मर्दिनी देवी यानी दुर्गा देवी का मंदिर बनवाया था। कौन, विजयालय ने। कौन भैया, विजयालय ने बनवाया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, इस प्रश्न में कह रहा है कि दक्षिण भारत, क्या कह रहा भैया कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं, क्या शिखर कहलाते हैं, क्या गोपुरम कहलाते हैं, क्या देवालय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, क्या देवालय कहलाते हैं, क्या मंडप कहलाते हैं। तो जो दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है भैया, गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है। जो दक्षिण भारत के जो मंदिर बने उनके जो आकर्षक द्वार बने उन्हें क्या कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है भैया। क्या कहा जाएगा, गोपुरम कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न क्या दिया गया, इस प्रश्न की व्याख्या दी गई है। जो प्रश्न था इस प्रश्न की व्याख्या दी गई, व्याख्या में क्या बताया गया, कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार गोपुरम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गोपुरम कहलाते हैं। उल्लेखनीय है कि चोलों के पश्चात तमिल प्रदेश में पांडवों का शासन स्थापित हुआ और मंदिर निर्माण शैली में नवीनतम प्रवृत्तियों का आविर्भाव हुआ। और पांड्यों के काल में शिल्प कौशल को मंदिर के सहायक तथा बहिर्वर्ती भागों पर केंद्रित किया गया। मंदिरों के प्रवेश द्वार, क्या भैया, मंदिरों के प्रवेश द्वार जिसे गोपुरम कहते हैं। क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। मध्य एवं विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं उनके जो द्वार हैं वो काफी अलंकृत हैं और उन द्वार को क्या कहा जाता है भैया, गोपुरम कहा जाता है। पांडवकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं है अपितु ये गोपुरम ही है। गोपुरम एक प्रकार का क्या है, आयताकार भवन होता है। क्या होता है, भवन होता है जिसका शिखर यानी ऊपर की ओर चौड़ाई में क्या होता है, क्रमशः कम होता है। कैसा होता है, क्रमशः कम होता है। एक प्रकार के चबूतरे बताए गए। आइए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, इस प्रश्न में कह रहा है क्या भैया कि 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले। जो 12वीं सदी में हम बात करें जो राष्ट्रकूट हुआ करते थे और इनके जो शिलालेख मिले वो 5 शिलालेख मिले। कहाँ मिले भैया, वो कर्नाटक में मिले। कहाँ मिले भैया, कर्नाटक में मिले। कहाँ मिले, कर्नाटक में। 12वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख कहाँ मिले भैया, कर्नाटक में मिले। कहाँ मिले, कर्नाटक में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
इस प्रश्न की व्याख्या दी गई। व्याख्या में क्या बताया गया, कह रहा 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख कहाँ मिले, कर्नाटक में मिले भैया। कहाँ मिले, कर्नाटक में पाए गए। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, इसमें कहा जा रहा है क्या, इसमें कह रहा भैया कि दक्षिण भारत, क्या कह रहा है, दक्षिण भारत के साहूकारों को क्या नाम दिया जाता है, क्या कहा जाता है, क्या सेठ, क्या पाड़ी, क्या चेट्टी, क्या नायर। तो जो दक्षिण भारत के साहूकारों का क्या नाम था भैया, इन्हें क्या कहा जाता था, चेट्टी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, चेट्टी। किसको, दक्षिण भारत के साहूकारों को कहा जाता था। आइए इस प्रश्न में क्या दिया गया, प्रश्न की व्याख्या कुछ बताया गया। क्या बताया गया भैया, दक्षिण भारत में साहूकारों को क्या, चेट्टिया, क्या चेट्टिया या फिर सेट्टी भी कहते थे, चेट्टी या फिर चेट्टिया, जिसे सेट्टी कहा जाता था। इस प्रकार से इस प्रश्न की व्याख्या थी। आइए अगला प्रश्न क्या दिया गया, अगले में कह रहा है कि जो परमार वंश को स्थापित किया था, जो परमार वंश है इसको किसने स्थापित किया था भैया, तो परमार वंश देख पा रहे हैं, क्या उपेंद्र ने, क्या भोज ने, क्या सिंधुराज, क्या बागपति मुंज ने। भैया जो परमार वंश था, कौन सा भैया, परमार वंश, इसके स्थापित किसने किया था, उपेंद्र ने किया था। किसने किया था, उपेंद्र ने। परमार वंश को किसने स्थापित किया भैया, उपेंद्र ने किया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, इस प्रश्न की व्याख्या दी गई। व्याख्या में क्या बताया गया, व्याख्या में बताया गया क्या कि परमार वंश की स्थापना उपेंद्र ने की। किसने की भैया, उपेंद्र ने की थी, और जिसकी राजधानी धारा नागरी थी। क्या थी भैया, धारा नागरी थी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन, राजा भोज। राजा भोज कौन, परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, राजा भोज था। आइए आगे क्या कहते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शासकों में किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है। क्या अशोक को, क्या हर्षवर्धन को, क्या राजेंद्र चोल प्रथम को, या उपयुक्त सभी। तो भैया क्या प्रश्न में बताया कि मलाया, क्या बताया, मलाया, और क्या बता दिया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय किसको जाता है, राजेंद्र चोल प्रथम को। किसको भैया, राजेंद्र चोल प्रथम को। जो राजेंद्र चोल प्रथम है इनको श्रेय जाता है कौन, मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय किसको जाता है, राजेंद्र चोल प्रथम को जाता है। क्या दिया गया है, प्रश्न की व्याख्या दी गई। क्या दिया गया भैया, प्रश्न की व्याख्या में बताया गया क्या कि जो राजेंद्र चोल प्रथम है, और यानी इनका राजा का पुत्र था, और इसने क्या दिया गया, विजयोतुंग वर्मन को पराजित कर जावा, सुमात्रा एवं मलाया प्रायद्वीपीय पर अधिकार कर लिया था। और इसने गंगैकोंड, क्या भैया, गंगैकोंड यानी चोल, और वीर रावेंद्र और मुडिगुड चोल, कौन था भैया, मुडिगुड चोल आदि उपाधियां धारण की थी। किसने धारण किया था भैया, यहाँ पर राजेंद्र चोल के बारे में बताया गया। आइए अगला क्या दिया गया, अगले प्रश्न में क्या बता रहा, कह रहा क्या कि सिंध पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था। अरब से जो अपने यानी देश इस पे आक्रमण करने आए थे सिंध पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था। क्या हज्जाज था, क्या दाऊद खान था, क्या मोहम्मद बिन कासिम था, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो कौन हो जाएगा भैया, सिंध पर सफल आक्रमण करने वाला कौन, अरब बताया गया। कौन, अरब वाले तो कौन थे भैया, मोहम्मद बिन कासिम थे। कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम थे। कौन, सिंध पर सफल आक्रमण करने वाले कौन, अरब कौन थे, तो भैया मोहम्मद बिन कासिम थे। आइए इस प्रश्न की व्याख्या पर चलते हैं। व्याख्या में क्या दिया गया है, व्याख्या में बताया गया क्या, व्याख्या में कह रहा है कि सिंध पर सर्वप्रथम अरबों का क्या भैया आक्रमण कब, 636 ईस्वी में खलीफा उमर के समय हुआ, परंतु ये असफल रहा। सबसे पहले क्या हुआ, 636 ईस्वी में, कब, खलीफा उमर के समय हुआ, लेकिन असफल रहा। सिंध पर पहला सफल आक्रमण ईरान के गवर्नर अल हज्जाज ने सेनापति एवं उनके दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने कब, 712 ईस्वी में किया, और उस समय सिंध का शासक हादिर था। कौन था भैया, हादिर था। ये कौन था भैया, हाँ हादिर था, दाहिर था, सॉरी। यहाँ पे क्या था भैया, यहाँ पे क्या था, ये बताया जा रहा क्या, ये क्या था भैया, दाहिर था। कौन था भैया, दाहिर था। आइए अगला क्या, अगला प्रश्न क्या है,
अगले प्रश्न में क्या बताया जा रहा है, इसमें कह रहा है क्या कि पृथ्वीराज रासो, क्या पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, इनके जो पृथ्वीराज रासो है ये इनके जो लेखक पूछे जा रहे हैं, क्या कल्हड़, कल्हड़ तो राजतरंगिणी थे, क्या जननायक, क्या बिल्लड़, क्या चंद्रबरदाई। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है भैया, चंद्रबरदाई। कौन है, चंद्रबरदाई है। कौन, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हो जाएंगे, चंद्रबरदाई हो जाएंगे। आइए इस प्रश्न की व्याख्या में काफी कुछ बताया गया है, क्या बताया गया, आइए देखते हैं। क्या कह रहा कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक समय की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है और इसके लेखक कौन, चंद्रबरदाई। ये दिल्ली के चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज रासो यानी पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। और जहां इस ग्रंथ में पृथ्वीराज के शौर्य, साहस एवं वीरता, क्या भैया, शौर्य, साहस एवं वीरता का अतिशयोक्त वर्णन किया गया है, खूब बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। और वहीं इनमें पृथ्वीराज की प्रेम संबंधी भावनाओं को, क्या भैया, पृथ्वीराज की प्रेम संबंधी भावनाओं को भी दर्शाया गया है। और इसी अन्य में राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सूचना मिलती है। कल्हड़ ने कश्मीर का इतिहास अपनी पुस्तक इसमें राजतरंगिणी, किसने भैया, कल्हड़, कल्हड़ की पुस्तक कौन है, राजतरंगिणी में लिखा है। और बिल्लड़ की प्रमुख पुस्तक विक्रांत, याद रखेंगे, कल्हड़ राजतरंगिणी और बिल्लड़ कौन है भैया, बिल्लड़ कौन हो जाएंगे, विक्रांत, क्या हो जाएंगे, विक्रमांक हो जाएंगे, विक्रमांक यानी देवचरित है। और जबकि जननायक ने पृथ्वीराज रासो यानी पृथ्वीराज विजय की रचना की, कौन, पृथ्वीराज विजय। क्या लिखा हुआ भैया, ये क्या लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज विजय, कौन, जननायक। यहाँ पुस्तकें मिली क्या, कल्हड़, कल्हड़ की पुस्तक क्या थी भैया, राजतरंगिणी। और ये बिल्लड़ है यानी क्या दिया गया है, बिल्लड़, बिल्लड़ की पुस्तक क्या हो जाएगी, विक्रमांक, क्या हो जाएगी भैया, विक्रमांक देवचरित, विक्रमांक देवचरित है। और जबकि जननायक ने क्या लिखा, पृथ्वीराज विजय लिखा। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें, काफी बार पूछी गई पुस्तकें। आइए अगला प्रश्न क्या दिया गया, इस प्रश्न में बताया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था। क्या नालंदा, नालंदा तो बौद्ध के लिए प्रसिद्ध था। नदिया, विक्रमशिला, ये दोनों प्रसिद्ध थे, ये प्रसिद्ध नहीं था। कौन भैया, नदिया, ये हिंदू धर्म से प्रसिद्ध था, ये बौद्ध धर्म से प्रसिद्ध नहीं था। तो विकल्प क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, नदिया। नदिया किससे संबंधित था भैया, ये हिंदू धर्म से संबंधित था। बाकी नालंदा और विक्रमशिला किससे संबंधित थे, बौद्ध धर्म से संबंधित थे। क्या दिया गया है, विक्रमशिला अध्ययन केंद्र बौद्ध धर्म और दर्शन के लिए अतिरिक्त यानी न्याय, तत्व ज्ञान, व्याकरण आदि की भी शिक्षा भी दी जाती थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना धर्मपाल ने, किसने भैया, धर्मपाल ने 775 से 810 ईस्वी में की थी। नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक, 12वीं शताब्दी तक बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता था। 7वीं शताब्दी में हेनसांग भी अध्ययन करने आया था। और प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालयों में ओदंतपुरी, नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे। नदिया, ये देखो बहुत अच्छा लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है नदिया हिंदू धर्म का केंद्र था। क्या था भैया, हिंदू धर्म का। और 1202 ईस्वी में आपने पढ़ा, पहले हमने क्वेश्चन करा दिया, क्या 1202 ईस्वी में जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसका विनाश, विध्वंस किसने कराया, मुस्लिम आक्रमण ने कराया। मुस्लिम द्वारा आक्रमण किया गया और उसको क्या करा दिया गया, नष्ट करा दिया गया। आइए अगला प्रश्न क्या दिया गया, इस प्रश्न में कह रहा क्या कि सुवर्ण भूमि, क्या कह रहा, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की और उसके रख रखाव है तो अपने दूत द्वारा देवपाल, कौन भैया, देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। क्या धरणेन्द्र थे, क्या संग्राम धनंजय, अगला क्या बालपुत्र देव या फिर चूड़ामणि वर्मन। तो कौन थे भैया, तो इनका उचित विकल्प ऑप्शन क्या हो जाएगा, बालपुत्र देव। कौन थे भैया, बालपुत्र देव। इन्होंने क्या किया, देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए कहा था। आइए इस प्रश्न की व्याख्या पर चलते हैं। व्याख्या में क्या दिया गया है, व्याख्या में बताया गया, क्या कह रहा है कि पाल वंशीय शासक देवपाल, कौन, देवपाल ने 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक बंगाल में शासन किया। ये पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था और इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। किसको बनाई भैया, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। और इसने प्रतिहार शासक मिहिर भोज, प्रतिहार शासक कौन थे, मिहिर भोज को परास्त किया था
और बिहार के ओदंतपुरी में, कहा भैया, ओवंत, क्या दिया गया, ओवंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया। इन्हीं के समय जावा के शैलेंद्र वंशीय, कौन भैया, ये देखो मिला क्या, बाल पुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव की आमदनी दान में दे दी गई और बौद्ध विद्वान यानी वीर देव को नालंदा विहार का अध्ययन बनाया गया। इस प्रकार से इस प्रश्न की व्याख्या थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या, कल्हड़ की पुस्तक कौन है भैया, राजतरंगिणी। कौन है भैया, कल्हड़ की पुस्तक कौन हो जाएगी, राजतरंगिणी। जो कल्हड़ है इसकी पुस्तक कौन हो जाएगी, इनकी राजतरंगिणी। आप देख पा रहे हैं इंडिका, इंडिका किसकी पुस्तक हो जाएगी, मैगस्थनीज की। और अर्थशास्त्र लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र आप जानते हैं कौटिल्य लिखी है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, अच्छा, इस प्रश्न की व्याख्या दी गई। इस प्रश्न की व्याख्या में क्या बताया गया कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हड़ थे। कौन थे भैया, कल्हड़ थे। कल्हड़ कश्मीर के लोहार वंश के शासक हर्ष के दरबारी कवि थे और राजतरंगिणी में भारत के प्राचीन इतिहास का व्यवस्थित उल्लेख मिलता है और इस पुस्तक को भारत का प्रथम ऐतिहासिक साहित्य कहते हैं। यह भी प्रश्न बन सकता है क्या कि भारत का प्रथम ऐतिहासिक साहित्य कौन है भैया, राजतरंगिणी है। और कहा जाता है क्या कि लोहार वंश के अंतिम शासक जय सिंह, कौन थे भैया, लोहार वंश के अंतिम शासक जय सिंह के समय में लिखित राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग तथा 8000 श्लोक हैं। क्या भैया, 8 तरंग तथा 8000 क्या है, श्लोक हैं। प्रथम 3 तरंगों में कश्मीर के प्राचीन इतिहास का वर्णन है और चौथे से लेकर छठे यानी तरंग तक कारकोट एवं उत्पल वंश का वर्णन है और 7वें तथा 8वें तरंग में लोहार वंश का वर्णन है। काफी अच्छा यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। ये परीक्षा के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण दिया गया है। ये परीक्षा के लिए क्या भैया, बहुत अति महत्वपूर्ण है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगले प्रश्न में ये बताया गया, अगले प्रश्न में ये कह रहा है, इस प्रश्न में ये बताया जा रहा है भैया कि महमूद कौन थे भैया, महमूद गजनवी। कौन भैया, महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया। तो महमूद जो गजनवी थे वो कब किया, क्या 1021 में, क्या 1025 में, क्या 1022 में, फिर 1027 में। तो कब किए थे भैया, 1027 में। कौन, महमूद गजनवी ने कहा किया, अपना अंतिम है ना जो है सैन्य अभ्यास भारत पर किया था। आइए इस प्रश्न की व्याख्या पर चलते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या में क्या दिया गया, इस प्रश्न की व्याख्या में ये बताया गया, इस प्रश्न की व्याख्या में ये बताया जा रहा है क्या, आइए ये दिया गया क्या, कह रहा है कि सुबुक्तगीन, क्या दिया गया भैया, सुबुक्तगीन की विजयों में उत्साहित होकर महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितने बार आक्रमण किया भैया, 17 बार आक्रमण किया। और महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण कब भैया, 1027। गजनवी का जो आक्रमण था भैया क्या, वो 1027 ईस्वी में जाटों पर हुआ। कहां हुआ भैया, जाटों पर हुआ। आइए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न है आज का। हाँ, अभी ये लास्ट प्रश्न है आज का। क्या दिया गया है, 20 क्वेश्चन थे यहाँ पर। क्या कहा गया कि ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था, क्या चोल काल में हुआ था, या चालुक्य काल में हुआ था, या पल्लव काल में हुआ था, या सातवाहनों में हुआ था। आप लोग, ये लास्ट प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर बताएं क्या होगा। कुछ हम समय देते हैं आपको, आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। लास्ट प्रश्न है, आप लोग सोच करके बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था, क्या चोल काल में, क्या चालुक्य काल में, क्या पल्लव काल में, क्या सातवाहन काल में। ये अंतिम प्रश्न है। आइए इसके आंसर पर चलते हैं। क्या दिया गया है, कह रहा है क्या, चालुक्यों की, क्या दिया गया है, कह रहा क्या, चालुक्यों की मूल शाखा का उदय स्थल यानी कि वातापी यानी आधुनिक जो बादामी बीजापुर जिले के कर्नाटक में था और बादामी के चालुक्य वंश, क्या बताया भैया, चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। और ऐहोल ने रविकीर्त द्वारा रचित जो अभिलेख मिला है उसमें कवि ने क्या, कालिदास और भारत ने अपनी तुलना की और इस मंदिर में चालुक्य काल और द्रविड़ शैली के तत्वों की वास्तुकला दिखाई देती है। ऐहोल के प्राचीन रॉक कट मंदिरों में सबसे खास यहाँ सिंधु
यानी कि स्थित दुर्गा मंदिर माना जाता है और माता दुर्गा को समर्पित इस मंदिर का निर्माण चालुक्य काल में द्रविड़ शैली में किया गया। तो क्या था भैया, चालुक्य काल में। तो इस प्रश्न का जो उचित विकल्प था वो क्या था भैया, चालुक्य काल में था। तो आज के ये प्रश्न आज अंतिम है और अगले प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के हम आपसे मिलेंगे। और ये जो प्रश्न था ये क्या हो जाएगा भैया, चालुक्य काल में। ये बीपीएससी स्पेशल आपको आकांक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर ये लेक्चर मिल जाएंगे। बाकी हिस्ट्री के और इसके बाद में भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रश्न ये चल रही है लगातार आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। संपूर्ण सिलेबस आपका कराया जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।